तो जेपी नड्डा आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं। अभी आप लगातार उनको सुन रहे थे। आगरा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पहले कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स के साथ भी वो लगातार इंटरेक्शन कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के 2 दिन के अंदर जेपी नड्डा ने जो जीत का मंत्र है वो कार्यकर्ताओं के साथ साथ आप तमाम पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारियों को भी दिया है। अब यहां से सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार 2022 की तैयारी में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष की इसको लेकर तैयारियां क्या हैं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान पहले मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जैनेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। जैनेंद्र जी, आपका भी स्वागत। और वरुण शंकर शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वरुण शंकर शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपके पास ही आता हूं, चूंकि 2 दिवसीय हम लोग देख रहे हैं कि जेपी नड्डा का दौरा है। अभी आगरा में भी हम लोग उनको सुन रहे थे, डॉक्टरों के साथ उनका भी संवाद चल रहा है। लेकिन आज जो तैयारियां आप लोगों की शुरू हो गई हैं, या जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि चाहे प्रधानमंत्री का वर्चुअली जुड़ना हो या फिर गृह मंत्री का खुद पहुंचना हो, और अब प्रदेश के अंदर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी, इसके क्या मायने समझे जाए, इसको कैसे देखा जाए? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, आदरणीय जेपी नड्डा जी कल लखनऊ आए थे, उत्तर प्रदेश आए थे, आज आगरा में बैठक कर रहे हैं। और कल जो 403 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश की हैं, उनके प्रभारियों से उन्होंने संवाद कायम किया। इसके अतिरिक्त ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को का अभिनंदन किया और जनता की क्या अपेक्षाएं हैं जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से, इसको भी उनको बताया और सचेत रहने को कहा। इसके अतिरिक्त कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उन्होंने बैठकें की। आज आगरा में चिकित्सक प्रकोष्ठ को भी संबोधित कर रहे हैं, चिकित्सा संबंधित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं वो गांव गरीब किसान तक पहुंचे, क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए कार्यकर्ता जुट जाए, इसके लिए ये काम शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में 1,63,000 बूथ है, जिसमें 1,53,000 बूथों पर हमारी बूथ समितियां बनती हैं। यानी हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो हमारे काम है पिछले 4 साढ़े 4 साल में जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो जनता तक पहुंचे। और कोरोना की जो विभीषिका थी और जो संभावित खतरे की जो एक लोगों ने पूर्वानुमान किया है, उसके नाते से भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर इस पे काम कर रही है। बूथ पर एक यूथ और एक महिला और मंडल, यानी मंडल का मतलब होता है हमारे यहाँ जो 100 बूथों का मंडल लगभग हम लोग बनाते हैं, तो वो मंडल, हर मंडल पर एक यूथ, एक महिला, एक डॉक्टर और 2 आईटी से संबंधित लोग रहे। और ऐसे मंडल हमारे पास पूरे प्रदेश में 1,918 मंडल है उत्तर प्रदेश में। तो एक स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं जो स्वास्थ्य स्वयंसेवक के नाम से जाने जाएंगे, जिससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन जो एक मिशन लेकर चल रहे हैं उस पर हम खरे उतरे। अर्थात सरकार अपना काम करेगी, संगठन अपना काम करेगा, और अगर चुनाव आता है तो दोनों लोग मिलकर चुनाव में भी जाएंगे। और पूरा विश्वास है, उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ठीक है, चलिए वरुण शंकर शुक्ल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में किस तरह से लगी हुई है उसको और विस्तार पूर्वक मनीष जी ने समझा दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी को कैसे इसमें मैं देखूं और समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हम बूथ मजबूत तो बीजेपी मजबूत, समाजवादी पार्टी चूंकि मुख्य विपक्षी दल है और आप तो बार बार कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में वापसी आप करने वाले हैं, जनता के बीच में कैसे जाने वाले हैं और आपकी तैयारियां क्या? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, नड्डा जी इससे पहले भी आ चुके हैं और कई बार आएंगे। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो दोबारा आएंगे, कई बार आएंगे, 2 दिन का दौरा करेंगे और फिर हवाई जहाज से वापस चले जाएंगे। तो ऐसे इनके बीएल संतोष भी आएंगे, सब लोग आएंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी आएंगे, कभी कभी मुख्यमंत्री बंगाल भी चले जाएंगे चुनाव लड़ने। तो ये तो इनका होता रहेगा, हवाई दौरा होता रहता है। जिस तरीके से ये हवाई आंकड़े बताते हैं और हवाई मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं, जो असल मुद्दे हैं क्या वो छुपा सकते हैं? क्या हम छुपा सकते हैं कि गंगा में किस तरीके से लाशें बह रही थीं? क्या हम छुपा सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में ऑक्सीजन से लोग मरे थे? भाई, अगर आप स्वतंत्र देव की बात सुने तो उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश में तो कहीं गरीबी ही नहीं है, कहीं महंगाई नहीं है। लोग भी हंस रहे थे, एंकर भी हंस रही थी। तो आप बताइए कि इन्होंने ऐसा चश्मा पहन लिया, ना इनको महंगाई दिख रही है, ना पेट्रोल 100 के ऊपर है वो दिख रहा है, गंगा के पास से ये लोग कफन चोरी कर रहे हैं वो भी नहीं दिख रहा। वो बोल रहे हैं कोई एक परंपरा है। तो एक कहावत होती है कि राजा बोले रात है, रानी बोली रात है, संतरी बोले रात है, सब बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो यही चल रहा है। इन्होंने अभी तक अपना काला चश्मा नहीं हटाया है। और जहां तक समाजवादी की बात आती है तो हम लोगों ने पंचायती चुनाव में दिखा दिया था
कि किस तरीके से जिला पंचायत सदस्य हमारे सबसे ज्यादा चुने गए थे, 900 से ज्यादा हमारे सदस्य थे, और लोकतंत्र की हत्या करके, एक औरत का चीरहरण करके लखीमपुर में किस तरीके से पर्चा छीना जा रहा था, गुंडाई करी जा रही थी, शासन और प्रशासन का इस्तेमाल करके इन्होंने अध्यक्ष बनवा लिए। लेकिन जनता को पता है कि उनका वोट किस तरफ है। समाजवादी पार्टी पिछले साल से आप देख लीजिए किस तरीके से रैलियां कर रही हैं, किस तरीके से हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली की कृषि कानून के ऊपर, किस तरीके से हमने साइकिल रैली शुरुआत में की थी अभी साल के, और अभी फिर की परसों। और इससे जनता का समझ में आता है कि लोकप्रियता किस तरफ है। समाजवादी के पास हजारों काम है गिनाने के लिए। जनता के मुद्दों पर हम लोग, मैं चाहूं तो 1 मिनट में आपको 100 काम गिना दूं, या आप चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे ले लीजिए, चाहे 108 एम्बुलेंस ले लीजिए, 100 नंबर ले लीजिए, महिला सुरक्षा के लिए 1090 ले लीजिए। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक एक्सप्रेस वे नहीं तैयार हुआ, एम्स नहीं आया अभी तक, 10 यूनिवर्सिटी नहीं आई। अब रिपोर्ट कार्ड का टाइम आया है। अब टाइम आया है संकल्प पत्र पे चर्चा हो कि संकल्प पत्र में इन्होंने काम कितना किया है। तो मैं भाजपा जी से यही पूछना चाहूंगा, भाजपा के प्रवक्ता बैठे, कि स्मार्ट सिटी बता दे कहां पे है, बुलेट ट्रेन का टिकट कहां से ले हम, भाई ये बता दें। इन्होंने बोला था 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी, इधर हमारी आय जो है पर कैपिटा इनकम वो बांग्लादेश से नीचे गिर गई है। आपने बता दिया कि आपके पास 100 काम गिनाने के लिए भी है और इनसे पूछ भी लिया, इसका जवाब मनीष जी भी दे देंगे। लेकिन अंशु अवस्थी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अंशु जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। अंशु जी, समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि उसकी जमीन भी तैयार है, विपक्ष की सही लड़ाई तो उसने लड़ दी है और इस बार सत्ता के अंदर वो वापसी करेंगे, इसलिए क्योंकि उन्होंने बता दिया कि उनके पास गिनाने के लिए 100 काम हैं। कांग्रेस की जमीन क्या तैयार है? किस तरीके से आप जाएंगे जनता के बीच में और क्या बताएंगे? क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वही बात तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है, तो जनता आपके फेवर में क्यों आए? सवाल आपके लिए मेरा यह है। अंशु अवस्थी जी, मैं चाहूंगा इसका जवाब दें। देखिए आयुष जी, पिछले 30 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने गैर कांग्रेसी सरकारों, जितने राजनीतिक दल थे उन सबको मौका दिया। समाजवादी पार्टी को भी दिया, बहुजन समाज पार्टी को भी दिया, और उसके बाद सबसे बड़ा अगर मौका दिया तो भारतीय जनता पार्टी को दिया। क्योंकि इसी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी साहब, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन, डबल स्पीड में विकास होगा, डबल स्पीड में रोजगार मिलेंगे, डबल स्पीड में उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन 4.5 साल की जो बुरी हालत है हुई है, लोग आश्चर्यचकित हैं, हतप्रभ हैं कि अरे साहब, हमने कौन सी ये डबल इंजन की सरकार बना दी जिसका कोई भी उत्तर प्रदेश के लोगों से लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ अलग ही बात करते रहते हैं, जब नौजवान सड़क पर रोजगार मांगते हैं वो उनको डराने धमकाने निकलते हैं। अरे ये सत्ता हमेशा नहीं रहने वाली है। आपको 5 साल के लिए मिली थी, जिसमें से 4.5 साल पूरे हो गए और अब आपका विदाई का ग्रेस पीरियड शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मुद्दे पर अगर कोई विपक्ष में सबसे ज्यादा मुखर है तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं और कांग्रेस पार्टी। मैं 20 जनपद गिना सकता हूं जहां पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी स्वयं पहुंची हैं, लोगों की लड़ाई लड़ी है और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा है। चाहे जितनी तानाशाह सरकार हो, अगर ये झुकती है तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से। भूमिका में है ना, यही बात तो कह रहे थे अभी। मैं बनारस की बात कर लेता हूं। मैं आयुष जी, मिर्जापुर में उम्भा में जो घटना हुई अनुसूचित जनजाति के हमारे दलित भाइयों के साथ, कौन खड़ा था? विपक्ष के रूप में अगर खड़ा था तो प्रियंका जी खड़ी थी। आजमगढ़ की घटना देख लीजिए, प्रियंका जी पहुंची। बनारस में प्रियंका गांधी जी पहुंचती हैं। और जो जिला पंचायत में इन्होंने तांडव किया, ये जो कौरवों की फौज है जिन्होंने महिलाओं का चीरहरण किया, लखीमपुर प्रियंका गांधी जी पहुंचती हैं। किसानों के मुद्दे पर 3 बार सहारनपुर गई, मथुरा गई, अलीगढ़ गई, रामपुर गई। मैं तो कहता हूं विपक्ष में कोई ऐसा नेता हो, आप मुझे बता दीजिए, जो इन जनपदों में गया हो लोगों की लड़ाई लड़ने। उत्तर प्रदेश में 1,68,000 बूथ हैं। हमारी बूथ स्तर तक पूरी तैयारी है और अब लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश के, देखिए हर राजनीतिक दल हमेशा जीतने की दावे करता है, अब उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। और ये जो इतनी देर से भाषण चल रहा था, ये कौन है नड्डा जी? उत्तर प्रदेश के लोग तो नहीं जानते कौन है नड्डा, क्योंकि जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था, तब तो नड्डा कहीं पे दिखाई नहीं पड़े। चलिए ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री जी धमका रहे हैं। कौन किसको कितना जानता है अंशु जी, इसको मुझे लगता है जनता पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता ही सबका फैसला करेगी। जनता ये भी फैसला करेगी कि अंशु अवस्थी को जानती है, वरुण शंकर जी को जानती है, मनीष जी को जानती है, जैनेन्द्र जी को जानती है। कौन किसको जानता है इसका फैसला जनता पर छोड़िए। ठीक है, चलिए ठीक है। जैनेन्द्र जी
विपक्ष की भूमिका तो कहा कि कांग्रेस पार्टी ने निभा दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी वो नहीं कर पाई। जब मुद्दों की लड़ाई लड़नी थी तब उस समय तो एसपी भी नहीं था। किस तरीके से आप लोग जनता के बीच में जाकर के कन्विंस करेंगे कि भाई जनता आपको चुन ले? आपके पास क्या है बताने के लिए और क्यों जनता आपको चुनेगी? सारी पार्टियां तो कह रही ना उनकी अपनी तैयारी। चलिए जैनिन जी, मैं आपको रोकूंगा, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या, मैं दोबारा आपके पास वापस आऊंगा। मनीष जी, आप जवाब दें बहुत जल्दी से, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आपके पास ये बातें हैं बताने के लिए भी। बोल देता हूँ। जी जी जी, जैनिन जी। आयुष भाई, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि आपने इतना अच्छा मुद्दा कोई नहीं जानता है, आप बता दीजिए, उनका परिचय दे दीजिए आयुष जी, मैं तो अनुरोध करूंगा, क्योंकि लोग नहीं जानते। कोरोना के समय अगर आवाज उठा रहा था तो प्रियंका गांधी जी। चलिए ठीक है, अंशु अवस्थी जी, अब देखिए आप चर्चा को यहीं से डिरेल कर देंगे। अंशु अवस्थी जी, अब इसके बाद आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबका परिचय देना पड़ जाएगा। एक सेकंड सुनिए। देखिए अंशु अवस्थी जी, चर्चा को आप डिरेल ना करें कृपया करके। मेरा अनुरोध आपसे यह है कि जब मैं आपको समय दे रहा हूं आप अपनी बात को रखें। आपको मैंने समय दे दिया, कौन है नड्डा कौन नहीं है इसका फैसला जनता पे छोड़ दे। मैंने पहले ही कहा, आपसे यहां पर किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपने पूछा, जनता ने सुन लिया और जनता आपको जवाब दे देगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, बोलने दे जैनिन प्रताप जी को। जैनिन जी जवाब दें। जी आयुष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया। जब जेपी नड्डा जी खुद ही अपने मुख से जो बातें बता रहे हैं, तो जैसा कि हम पिछली चर्चाओं में बात कर रहे थे कि ट्विटर का जब अभी परसों जब चल रहा था कि सोशल मीडिया का कवरेज बढ़ाएंगे और सोशल मीडिया पे अपनी चीजें बताएंगे, तब मैंने एक बात बताई थी कि कैसे वोट के माध्यम से, वोट यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड, लोग उसको ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, लाइक डिसलाइक करते हैं। मैं आज जेपी नड्डा जी का ट्विटर अकाउंट देख रहा था। आपको पता है कि जहां पे बाकी नेताओं के जो मंत्री हैं और वोट के सहारे चल रहे हैं, उनके तो लाखों में लाइक और शेयर आ रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा जी के 3,000 3,500, उससे मैक्सिमम इक्का दुक्का ट्वीट 5,000 तक गया है लाइक का। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले 10 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लाइक कितने आ रहे हैं? 3,000। शेयर कितने आ रहे हैं? 500 200। अब आज जो उन्होंने झूठ के ऊपर, मेरी एक ही पन्ना लेके बैठा था, भर गया उनका झूठ का लिखते लिखते। मैं आपको उन्हीं में से बता देता हूं, जनता भी समझ रही है और जनता के लिए हमारे पास जो घोषणा पत्र जारी होगा उसमें सारी चीजें होंगी, वो भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले उन्होंने कहा 2 स्वदेशी वैक्सीन, 2 नहीं है, कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो एस्ट्राजेनेका अमेरिका की कंपनी और ऑक्सफोर्ड जो ब्रिटेन की कंपनी है उसकी है। दूसरा उन्होंने झूठ बोला कि सबसे बड़ा मतलब जो हमारा आयुष्मान भारत की योजना चल रही है, आयुष्मान भारत की योजना सबसे बड़ी चल रही है, लेकिन उन 2 महीनों में आप देखिएगा ट्विटर अकाउंट चेक करके आयुष्मान भारत का, जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, एक भी कोरोना के बारे में ट्वीट नहीं आया। 4 लाख लोगों का पूरे 1 साल के दौरान आयुष्मान योजना के तहत केवल इलाज हुआ कोरोना का, केवल 4 लाख का। इस देश में करोड़ों लोग कोरोना से पीड़ित हुए। ये कहते हैं हमने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना पहुंचाई है, आयुष्मान भारत की योजना पहुंचाई है, और केवल 4 लाख लोगों का ट्रीटमेंट हुआ। और पता है कितना खर्चा दिया सरकार ने? 12 करोड़ रुपया, केवल 12 करोड़ रुपया खर्च किया पिछले पूरे 1 साल में कोरोना के ऊपर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। उसमें टेस्टिंग भी शामिल थी और इलाज भी शामिल था। अब इन्होंने कहा तीसरी चीज कि हमने इतने 150 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। बिल्कुल आप खोल देंगे, क्योंकि उद्योगपति लोग जो मेडिकल कॉलेज खोलने की अपील लेके आते हैं वो सूटकेस भर के लाते हैं और पैसा दे देते हैं, आप मंजूरी दे देते हैं। क्योंकि यही हाल 2000 के समय में हुआ था। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए थे। अभी इसी महीने की घटना है, मैं बता देता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद करने की नौबत आ रही है। हजारों सीटें जा रही हैं, क्योंकि जो उत्पादकता है, लेकिन उसके साथ इंजीनियर तो बन रहे हैं, लेकिन उनकी क्षमता नहीं है इंजीनियर बनने लायक। इस वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। और यही हाल थोड़े दिनों बाद मेडिकल कॉलेजों का भी होगा। तीसरी चीज उन्होंने कही कि आज अमेरिका, जर्मनी, इटली, यहाँ पर जो कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो कोरोना वैक्सीन भैया आपके देश में तो केवल 5.5% लोगों को ही दोनों डोज लगी हैं। अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, इटली में
60% से लेके 75% लोगों को पूरी तरह से वैक्सीन लग चुकी है, यानी कि दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। चलिए कुल मिलाकर के ठीक है जनरल जी, आपने बता दिया नहीं ठीक है। अब आप मुद्दे बहुत सारे गिनाते रह जाएंगे, मैं पूरा मुद्दा सुनूंगा तो सारा समय मुझे आपको ही देना होगा। मैंने जो आपसे सवाल पूछा था आपने उससे इतर सब कुछ बताया। जनरल जी मेरा सवाल बहुत सीधा सा था, मुझे ये बताइए कि विपक्ष की भूमिका में जब तक आप नहीं होंगे तब तक जनता आप पर भरोसा कैसे करेगी? क्योंकि आपने तो पहली चर्चा में ये भी कहा मेरे साथ कि आप 5-5 मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, आप 20-20 उप मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, लेकिन जनता कैसे कन्विंस करेंगे भाई? अखिलेश यादव का चेहरा है एक तरफ प्रियंका गांधी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, या फिर वो जिस भी चेहरे पर लड़ना चाहें, आप बताएंगे क्या जनता को जाकर के? क्या बताएंगे कि ये मुद्दे हैं, इस पर हम आ रहे हैं आपके बीच में? यही तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है, यही तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, आपको क्यों चुने? जी, सबसे पहले इन्होंने जो आरक्षण को दरकिनार किया है, हम आरक्षण का वर्गीकरण चाहते हैं 3 भागों में। महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, चाहे पुलिस का जो अत्याचार हो, चाहे खनन माफिया, शराब माफिया पर रोक लगानी हो जिसमें नाकाम रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का जो बकाया पड़ा हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश की जो गेहूं खरीद और जो MRP पर खरीद की बात है उसको हम पूरा करेंगे। बिजली का मुफ्त जो दिल्ली जैसे मॉडल है, उनके यहाँ 200 यूनिट फ्री दी जाती है, हमने 300 यूनिट का वादा किया है, 300 यूनिट फ्री देंगे। प्लस जो शिक्षा है, शिक्षा में अभी क्या हो रहा है, RTE तो है हमारे पास, राइट टू एजुकेशन है, लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत सबको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अभी आपने पिछले 1.5 साल में देखा होगा, कोरोना की महामारी की वजह से केवल चलिए कुल मिलाकर के ठीक है, इन मुद्दों के साथ अब जाने वाले। ठीक है, अब ये मेरे सवाल का जवाब हो। मनीष जी मैं चाह रहा हूं कि आप जवाब दें। आप देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में 5.72 करोड़ कोरोना का वैक्सीन लग चुका है। यद्यपि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने नकारात्मक वैक्सीनेशन के खिलाफ माहौल पैदा किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है। जिस तरह से ये बताइए कि लोगों को ऑक्सीजन और बेड क्यों नहीं मिला? एक दिन में भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लगे थे, लूटपाट में लगे थे। ठीक है अंशु जी, आप जवाब सुन ले, देखे नहीं तो फिर आप बोलेंगे, फिर वो आपके बीच में बोलेंगे, मैं उनको इंटरप्ट नहीं कर पाऊंगा फिर। अंशु जी देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होती है कि आप केवल सवाल पर सवाल पूछते रहे, आप जवाब ना सुने। अंशु जी समय की बर्बादी ना करें। अंशु जी समय की बर्बादी ना करें। अंशु जी आपने बहुत सारे सवाल पूछे, अब उसका जवाब सुन लेना, धैर्य पूर्वक जवाब भी सुनना सीखें। अंशु जी जवाब सुने। अंशु जी सवाल के साथ जवाब भी सुने, सिर्फ सवाल पूछते रहेंगे। अंशु जी अभी आपके सवाल खत्म नहीं होंगे, अंशु जी आपके सवाल खत्म नहीं होंगे, जवाब उधर से कुछ नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप हर एक जवाब के साथ एक सवाल जोड़ेंगे। अंशु जी सुने, सुनने की आदत डालें। अंशु जी सुने। नड्डा जी क्या जाने उत्तर प्रदेश के बारे में? कौन है नड्डा जी? नड्डा जी को तो कोई जानता भी नहीं। 1.5 साल में प्रियंका गांधी लखनऊ नड्डा जी हैं कौन? और ये सोचते हैं कोरोना के समय जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तब तो ये नड्डा जी कहीं दिखाई नहीं पड़े। लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन 25,000 में मिल रहा था, तब भी नड्डा जी पता नहीं चला। नौजवान जब सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार के लिए, तब नड्डा जी नहीं आते। तो नड्डा जी कौन है? नड्डा जी को कौन जानता है? प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से हमने नौकरियों का सृजन किया है, एक भी नौकरी नहीं दी। नौजवान सड़क पर है, सड़क पर। मनीष जी हम तो कहते हैं कि अगर नौकरी दिए तो श्वेत पत्र लाए सरकार सदन में। बाहर होर्डिंग लगाकर झूठ मत बोलिए, सदन में श्वेत पत्र लाइए, श्वेत पत्र। एक्सप्रेस वे बनाया है, कहाँ भैया? 91% काम 14,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। 14,000 करोड़ गन्ना किसान का आपने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया 5 साल में। गन्ना किसानों का MSP पर 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया आपने। आप सिर्फ आकर झूठ बोलते हैं चैनलों पर। बीजेपी का दूसरा नाम ही है झूठ बोलो, झूठ बोलो। संक्रमित लोगों ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठे लोग हैं, झूठे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर प्रबंधन के द्वारा आयुष जी मैं जवाब दे दूं इनका में रखा है। अंशु जी आप बराबर जवाब ही तो दे रहे हैं, आपको स्पेसिफिक समय आप क्यों चाहिए चैनल पर? अंशु जी चैनल है। अंशु जी अब आपको एक्स्ट्रा समय क्यों चाहिए? आप तो बराबर जवाब दे रहे हैं ना, मैं आपको एक्स्ट्रा समय और कैसे दूं? क्योंकि आप ना तो उधर सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो आप अपने समय में दूसरे को सुन रहे हैं। जब आप सुनेंगे ही नहीं, सिर्फ सवाल पूछते रहेंगे, तो मैं आपको कैसे समय दे पाऊंगा? आप बराबर इंटरप्ट कर रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे, क्योंकि आपके काउंटर सवाल ही खत्म नहीं है। वरुण शंकर शुक्ला जी
मैं जवाब जनता लगातार वरुण शंकर शुक्ला जी, साथ में जवाब ये भी दीजिएगा कि विपक्ष की भूमिका में तो कांग्रेस पार्टी ही थी, समाजवादी पार्टी को भी विपक्ष की भूमिका में सही तौर से नहीं आंका अंशु जी ने। उन्होंने कहा कि जो सही लड़ाई विपक्ष की है वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी और इसलिए अब जनता परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी को भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया, बहुजन समाज पार्टी को भी देख लिया। मैं चाह रहा हूं कि जवाब दिए। ठीक है, ठीक है मनीष जी, मनीष जी ठीक है, मनीष जी ठीक है, मनीष जी ठीक है, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, ठीक है मनीष जी, मैं अनुरोध करता हूँ इतना झूठ मत बोलिए लोगों से। काम कर दिया है। आज प्रदेश के लोगों से झूठ मत बोलिए मनीष जी। मनीष जी इतना झूठ बोलेंगे आपके चैनल पर, आपका बहुत सम्मानित चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है। अंशु जी मैं फिर कहूंगा जनता पर छोड़िए, ठीक है। मैं यहाँ झूठ और सच का फैसला करने के लिए जस्टिस के तौर पर नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ सबकी बातों को सुनने के लिए बैठा हूँ। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला जनता करेगी। अब हो सकता है कि अंशु जी भी झूठ बोल रहे हो सकता है मनीष जी भी झूठ बोल रहे हो, जनता फैसला करेगी। ठीक है, चलिए मनीष जी अब थोड़ा सा शांत हो जाए। मनीष जी ठीक है, अनवरत बोल लिया, आपने बोल लिया, ठीक है, ठीक है। अब वरुण शंकर शुक्ला जी को सुन लेते हैं। मनीष जी ठीक है, अब वरुण जी को सुनते हैं। हिमालय की ऊंचाई को नीचा देखेंगे आज उसके सामने ये मनीष जी चुप हो जाइए, झूठ बोलने रुकने नहीं, बुलेट ट्रेन में बैठ गए मनीष जी, देख लीजिए बुलेट ट्रेन का टिकट मिल गया लगता है स्पीड में झूठ बोल रहे हैं। कोरोनिल खा लिए मनीष जी ने, अब नहीं रुकेंगे। मनीष जी डबल इंजन की स्पीड में झूठ बोल रहे हैं। अरे मनीष शांत हो जाइए। डबल झूठ। चलिए मनीष जी तक शायद मेरी ऑडियो नहीं पहुंच रही है, और अगर मनीष जी ठीक है, मनीष जी आप सुन पा रहे हो मुझे, तो थोड़ा शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं और लोगों को बोलने दें। मनीष जी ठीक है, दर्शक देखते हैं, ठीक है, मनीष जी डिबेट कर लीजिए। मनीष जी मनीष जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? मनीष जी अगर आप सुन पा रहे हो मुझे, मनीष जी क्या सुन पा रहे हैं मुझे? मनीष जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मनीष जी चलिए, मनीष जी तक मेरी ऑडियो नहीं पहुंच रही। वरुण शुक्ला जी मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या, मनीष जी का ऑडियो डाउन कर दें अगर संभव है तो। ठीक है वरुण जी आप जवाब दें। आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है जी, और चैनल अरे अंशु जी मेरा प्रतिष्ठित चैनल है, तो उस प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर ही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, सुने भाई, दूसरे की बात भी सुने ना। अंशु जी आप सुन ही नहीं रहे किसी की बात। मैं वरुण जी को समय दे रहा हूँ, अब उनको सुने। आप भी तो अनवरत बोल रहे हैं ना मनीष जी की तरह, एक बुलेट ट्रेन में सवार है, एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार है। भाई समाजवादी पार्टी को भी बोल लेने दें। वरुण शंकर जी इनके समय में आवाज कम कर देता है। ये डबल इंजन की स्पीड में आपके मनीष जी को आप जब तक म्यूट नहीं करेंगे तो लोग चैनल बदल, ठीक है। इनका भाषण शुरू हो गया है और इन्होंने पता नहीं कौन सी दवा खा ली, अभी शांत नहीं होंगे। मेरे को इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है कि मैं अपनी बात ही नहीं रख पाऊंगा। और इनकी पुरानी आदत है, ये विपक्ष की आवाज दबाने में तुले हुए हैं। उसी तरीके से मनीष जी चुप ही नहीं होंगे। पता नहीं कैसी इन्होंने दवा खा ली है, इनके गली की नसी नहीं बंद हो रही। ऐसे नहीं होगा डिबेट। चैनल और मनीष जी उस पर झूठ बोले। ऐसे डिबेट थोड़ी नहीं हो सकता कि आप मनीष जी को बुलाइए और खाली वही बोलते रहें। आप बताइए, हटाइए या फिर तो इनको बंद अभी भी करिए। ये समाजवादी पार्टी और शोभनीय कांग्रेस बात कर है। रहे हैं, जनता ने आपको जनादेश दे दिया, उस पर भी तो कुछ बोलिए। आपने कहा था कि 70। चलिए ये चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा, मेरे पास समय नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि जेपी नड्डा ने अपनी तैयारी तो कर ली है, विपक्ष की क्या तैयारियां ये भी आप सुन रहे थे, लेकिन देखना यह है कि अब जनता चुनती किसको है। बड़ी बहस में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।